नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बच्चों आज का जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे सॉइल ऑफ इंडिया और टेक्सोनॉमी ऑफ सॉइल। दो पार्ट हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। पहले भारत की मृदाएं डिस्कस करेंगे, उसके बाद में सॉइल टेक्सोनॉमी मतलब मृदा का जो वर्गीकरण है उसको डिस्कस करेंगे। लैंड यूज फॉर कल्टीवेशन मतलब जो भूमि कल्टीवेशन खेती के लिए उपयुक्त है वो कितनी क्लासेस है, और जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं है वो कितनी क्लासेस है। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो 7 अप्रोक्सीमेशन द्वारा दिया गया है, जिसमें 12 क्लासेस आती है, 12 ऑर्डर्स आते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा सेशन रहेगा आज का हमारा, ठीक है, जो भी लगभग 1 से 1.5 घंटे का सेशन रहेगा। इसमें आपको सॉइल ऑफ इंडिया और सॉइल टेक्सोनॉमी दोनों डिस्कस करनी है। सॉइल ऑफ इंडिया भारत की मृदाओं के बारे में बात करें तो यहाँ पर लगभग 8 प्रकार से, या जनरली देखा जाए तो 8 प्रकार की मृदाएं हैं, लेकिन मैं आपको एक तराई सॉइल भी एक्स्ट्रा एक पढ़ाऊंगा जिसको तराई सॉइल बोलते हैं। तो 9 हम पढ़ने वाले हैं। जनरली आपको पढ़नी कितनी है? 8। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सॉइल की तो वो है एलुवियल। क्या आ जाएगा? एलुवियल सॉइल। ठीक, एलुवियल सॉइल, एलुवियल मृदा। ठीक है, एलुवियल मृदा के बारे में बात करें तो ये जो मृदा है ना बच्चा, ये कैसे बनती है? ये बनती है जो सोइल पार्टिकल्स, या हम जो बोलते हैं ना, जो सोइल का इरोजन होता है ना, जब पानी के साथ जो है मृदाएं बह के आती हैं। जैसे मान लो कोई धारा है, स्ट्रीम है ना, धारा है, या कोई नदी है जो बहती है, तो अपने साथ मिट्टी भी बहा कर लाती है। जो मिट्टी बहा कर लाती है और वो जो मिट्टी जहां पर जमा होती है, तो जो जमा हुई मिट्टी है उसी को हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल। समझ में आई बात को? जो जमा हुई मिट्टी उसी को बोलते हैं एलुवियल सॉइल। तो ये जो है एलुवियल सॉइल, ये किस ऑर्डर के अंदर आती है? पहले तो बात करें किस ऑर्डर के अंदर या किस क्लास के अंदर आती है, तो ये आती है इंसेप्टी सॉइल। इंसेप्टी सॉइल्स, ये आप आगे पढ़ोगे, इंसेप्टी सॉइल्स है ना, इसी में सॉइल टेक्सोनॉमी के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, इंसेप्टी सॉइल। ठीक है, इंसेप्टी सॉइल के अंदर ये आती है जनरली। ठीक है, कौन सी? एलुवियल सॉइल। क्योंकि ये जो सॉइल होती है ये न्यू एम्ब्रियोनिक सॉइल होती है। इंसेप्टी सॉइल का मतलब होता है कि ये नई जो अपरिपक्व सॉइल होती है, और इसके अंदर जो होरिजन होते हैं, जो संस्तर होते हैं, वो कुछ ही बने होते हैं। पूरे होरिजन इसके अंदर डेवलप नहीं होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना ओ ए बी सी, तो ये सारे होरिजन इसके अंदर डेवलप नहीं होते हैं। कुछ होरिजन डेवलप हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिपोजिटेड सॉइल। डिपोजिटेड सॉइल। डिपोजिटेड सॉइल क्यों बोलते हैं इसको? इसको डिपोजिटेड सॉइल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये किससे बनती है? ट्रांसपोर्टेड। क्या बनती है? ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय, ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय स्ट्रीम एंड रिवर। जो नदी है या जो धाराएं हैं, है ना, स्ट्रीम, नदी और धाराओं के द्वारा कैसी बहाकर और एक जगह पर जमा हुई मृदा को डिपोजिटेड सॉइल कहते हैं। समझ में आ गई बात? ये ऐसी सॉइल है जिसको बहाकर लाया गया है और लाकर ये कहां हो गई? जमा हो गई, ये डिपोजिट हो गई है। ठीक है, तो इसको डिपोजिटेड सॉइल बोला जाता है। स्ट्रीम्स और रिवर्स के द्वारा ये बहकर आई है, तो इसको क्या बोलते हैं? डिपोजिटेड सॉइल। क्लियर? इसके अंदर डिफिशियंसी पाई जाती है। डिफिशियंसी, कमी इसके अंदर किसकी होती है वो देखना है। कमी इसके अंदर होती है बच्चा नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और ह्यूमस की। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की इसके अंदर कमी होती है। क्लियर? डिफिशियंसी इसके अंदर पाई जाती है। ये जो होती है बच्चा, इसको हम क्या बोलते हैं? हाईली फर्टाइल सॉइल। ये होती है हाईली फर्टाइल होती है। ठीक है, अत्यधिक उपजाऊ सॉइल है ये, अत्यधिक उपजाऊ मृदा। ये कौन सी? एलुवियल। रिच सोर्स, अब मैं बोलूं इसमें डिफिशियंसी होती है, मतलब कमी पाई जाती है किसकी? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की। लेकिन कमी किसकी होती है? और रिच सोर्स मतलब रिच इन किसमें यह रिच होती है? पोटास में। पोटास इसमें अच्छा खासा पाया जाता है। पोटास की अधिकता इसमें होती है।
पोटास की अधिकता इसके अंदर होती है। ठीक है, ये दो प्रकार की सोइल होती है। ज्यादातर क्रॉप हमारी जैसे होती है ना, राइस है, व्हीट, सोरगम वगैरह, इन सबों में ये सोइल अच्छी खासी होती है। अब पोटास, अभी इनकी बात करूं, दो प्रकार की कैटेगरी होती है। एक होता है इसमें खादर और दूसरी होती है भांगर। खादर और भांगर, खादर सोइल और भांगर सोइल, दो प्रकार की सोइल इसके अंदर, कैटेगरी इसके अंदर देखने को मिलती है। जो खादर होती है ये क्या होती है, न्यू सोइल होती है, न्यूली फॉर्म। ठीक है, न्यूली फॉर्म्ड। ठीक है, नई मृदा होती है, नई मृदा होती है। ठीक है, इसके अंदर जो है लेस ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर कम पाया जाता है, ऑर्गेनिक मैटर कम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये न्यूली बनी है, नई बनी है। जब ये नई बनती है, मिट्टी जब पानी बहाकर लाती है, जब आपने देखा होगा कि जब मिट्टी पानी बहाकर लाती है, आपके घर के बाद भी अगर बारिश हो रही है और पानी बहकर जा रहा है, जब वो पानी बहकर चला जाता है तो उसके बाद आप देखोगे वहां पर तो मिट्टी आपको दिखेगी रेतीली। ठीक है, सैंड। तो ये रिच इन सैंड क्या होती है, रिच इन सैंड। इसमें सैंडी मतलब रेत की मात्रा अधिक होती है, इसमें रेत की मात्रा अधिक होती है, रेत अधिक पाई जाती है। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रखना है। न्यूली फॉर्म सोइल है, ऑर्गेनिक मैटर इसमें कम होता है, रिच इन सैंडी, सैंडी इसमें, सैंडी मतलब जो सैंड है, रेत है, वो ज्यादा पाई जाती है। यहां पर देखो तो इसको क्या बोलते हैं, ये ओल्ड सोइल है, ओल्ड सोइल, पुरानी मृदा। पुरानी मृदा, पुरानी मृदा का क्या मतलब है कि जब ये सोइल पुरानी हो जाती है तो इसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं। चेंजेस कैसे? इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक, दूसरी बात, यहां पर ऑर्गेनिक मैटर बनने के साथ ये रिच इन क्ले, रिच इन क्ले, इसमें क्ले कंटेंट ज्यादा पाया जाता है, मतलब मृत्तिका जो है, मृत्तिका क्ले जो है वो अधिक पाई जाती है। ठीक है, और दोनों हाईली फर्टाइल होती है ना, दोनों की दोनों क्या होती है, हाईली फर्टाइल होती है। क्लियर है? ये ज्यादातर आपको कहां मिलेगी, यूपी में। मैक्सिमम एरिया जो इसका है वो कहां है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इसका एरिया मैक्सिमम हमें मिलता है। तो ये एलुवियल सोइल के बारे में पूरी कहानी है कि एलुवियल सोइल होती क्या है और क्या चीज इसमें, किस चीज की कमी होती है और किस चीज का क्या होता है इसमें ज्यादा मात्रा पाई जाती है। तो पहली सोइल हमने समझी। मैं इसके आपको डायग्राम भी बता देता हूं कैसी ये दिखाई देती है। ठीक है, आप कहां पर है इनके सारे डायग्राम्स, एक मिनट थोड़ा सा टाइम देना मेरे को बच्चा लोग। सोइल, ठीक है, आपको एलुवियल सोइल ये दिखेगी, ये वाली सोइल। ठीक है, ये वाली सोइल जो है एलुवियल सोइल है। क्यों सोइल एलुवियल सोइल? जब मिट्टी पानी के साथ, जो पानी, मिट्टी पानी के साथ, ये देखो यहाँ पर जो है पानी बहकर निकला और पानी बह के निकलने के बाद ये जो मिट्टी दिख रही है हमको, ये एलुवियल सोइल होती है, नई बनी हुई सोइल होती है। और जब इसमें हाथ में आप लोगे तो इसमें आपको क्या दिखेंगे, सैंड पार्टिकल ज्यादा दिखेंगे, इसीलिए ये जो होती है ये खादर कहलाती है। ठीक है, ये पानी जब बह के निकल गया तो यहाँ पानी अपने साथ जो मिट्टी बहाकर लाया था वो यहाँ पर डिपॉजिट हो गई, और वो जो डिपॉजिट हो गई तो ये जो सोइल है वो एलुवियल सोइल कहलाती है। ये हाईली फर्टाइल होती है। इसमें जो है आप इसको हाथ से छुओगे तो आपको इसमें सैंड पार्टिकल दिखेंगे, तो ये खादर होती है। और धीरे धीरे ये क्या होगी, समय के साथ यहाँ पर चीजें कन्वर्ट होती है, धीरे धीरे यहाँ पर जो है ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट बढ़ जाता है और यहाँ पर क्ले का कंटेंट बढ़ जाता है और ये क्या हो जाती है, हमारी भंगर बन जाती है। ठीक है, चलिए दूसरी सोइल के बारे में बात करें हम। दूसरी सोइल है वो है रेड सोइल, लाल मृदा, लाल मृदा। ठीक है, लाल मृदा कहां पाई जाती है, ये लो रेनफॉल एरिया एंड सेमी एरिड एरिया। मोस्टली ये कहां पर पाई जाती है, फाउंड इन लो रेनफॉल एरिया, लो रेनफॉल एरिया एंड सेमी एरिड एरिया। ठीक है, अर्ध शुष्क क्षेत्र और रेनफॉल मतलब वर्षा क्षेत्र में, कम वर्षा क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये कहां पर, कम वर्षा क्षेत्र एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। अब बात एक ही है
कम वर्षा क्षेत्र बोले या अर्ध शुष्क, बारिश कम होगी मतलब वो क्षेत्र आधा सूखा रहेगा, वहां पर ये ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, ये यहाँ पर डिफिशियंसी काय की मिलती है आपको, यहाँ पर डिफिशियंसी जो मिलती है, डिफिशियंसी मतलब कमी, लाल मृदा में जो कमी पाई जाती है वो नाइट्रोजन की भी होती है, फास्फोरस की भी होती है, पोटास की भी होती है और ह्यूमस की भी होती है। ठीक है, इसमें तीनों होती है। क्लियर? तो रिच क्या चीज इसमें अधिक पाई जाती है, रिच इन केओलिनाइट, केओलिनाइट की इसमें अधिकता होती है और केओलिनाइट के कारण ही, केओलिनाइट क्या होता है, 1:1 टाइप क्या होता है, ये 1:1 टाइप क्या होता है, सिलिकेट क्ले मिनरल होता है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है आयरन के ऑक्साइड, क्या पाया जाता है, आयरन के ऑक्साइड। और इसी के कारण जो है वो रेड कलर होता है, रेड कलर जो होता है वो लाल रंग जो होता है सोइल का, वो आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। आयरन ऑक्साइड कहां से मिलता है, केओलिनाइट से मिलता है। तो लाल रंग जो होता है ये सोइल का, वो किस कारण, आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है, जैसे हेमेटाइट रेड कलर का होता है, और ये केओलिनाइट से मिलता है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर ये हमने बोला कि आयरन ऑक्साइड की वजह से रेड कलर होता है, केओलिनाइट यहाँ पर रिच सोर्स होता है इसका। और ये मैक्सिमम एरिया इसका कहाँ है, मैक्सिमम एरिया जो बच्चा है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लाल मृदा सबसे अधिक पाई जाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, तमिलनाडु के अंदर जो है लाल मृदा सबसे अधिक देखने को मिलती है। ठीक, ये किस ऑर्डर के अंदर आती है, तो ये किस ऑर्डर के अंदर आती है, ये भी इंसेप्टिसोल्स के अंदर आती है। लाल मृदा जो है ये भी इंसेप्टिसोल के अंदर ही आती है। इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, इंसेप्टिसोल्स। किसके अंदर आएगी, इंसेप्टिसोल्स के अंदर। ठीक, ऑर्डर क्या है इसका भी, इंसेप्टिसोल है। यहां पर जो होता है ना, यहां पर क्या होता है, एक तो लो CEC केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब जल धारण क्षमता, और जो केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी मतलब क्या हो गया, धनायन विनिमय जो क्षमता है, धनायन विनिमय क्षमता है वो कम होती है। इसको मैं आगे बताऊंगा कि केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होता है और एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होता है, आगे उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी जो होती है केओलिनाइट की, वो कितनी होती है, 30 से 40 मिलीग्राम, 30 से 40 पर 100 मिलीग्राम पर ग्राम, मिलीग्राम पर 100 ग्राम, मिलीग्राम पर मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम, ये होती है केओलिनाइट की। क्लियर है? चलिए 3 से 40, ठीक, मैं इसको देख के बता दूंगा कितनी इसकी होती है। केओलिनाइट की जो CEC कितनी होती है वो हम केओलिनाइट की जो CEC होती है, केओलिनाइट की जो CEC होती है वो 3 से 10 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम होती है, सबसे कम इसी की होती है। इसलिए इसका क्या होता है, केओलिनाइट की जो CEC कम होती है, इसलिए बोला जाता है इसकी में लो CEC होता है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब जल धारण क्षमता भी कम इसके अंदर होती है। ठीक है, चलो, इसको अर्ली सॉइल भी कहते हैं। रेड सॉइल को क्या बोलते हैं, अर्ली सॉइल। क्या बोला जाता है, अर्ली सॉइल भी कहा जाता है। अगेती मृदा, अगेती मृदा भी कहते हैं अर्ली सॉइल। क्यों बोला जाता है जल्दी मृदा, अगेती मृदा, क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, परमिट करती है, ये क्या करती है, परमिट टू अर्ली सोइंग, अर्ली सोइंग, जल्दी बुआई के लिए, जल्दी बुआई के लिए क्या देती है, ये परमिट करती है जल्दी बुआई के लिए, जल्दी बुआई के लिए ठीक है, जल्दी बुआई के लिए ये क्या करती है, परमिट करती है सोइल। तो यहाँ पर अपन जल्दी सोइंग कर सकते हो, अर्ली सोइंग कर सकते हो, किसमें, इसमें रेड सोइल के अंदर। तो रेड सोइल के अंदर क्या क्या चीज हमने देखी, रेनफॉल एरिया, सेमी एरिड एरिया मतलब जहाँ पर कम वर्षा होती है, अर्धशुष्क एरिया में पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, केओलिनाइट ज्यादा पाया जाता है। इसी वजह से क्यों, क्योंकि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड होता है, और आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। मैक्सिमम एरिया तमिलनाडु है इसका, ठीक है। इसमें इंसेप्टिसोल ऑर्डर के अंदर ही आती है। इसमें जो केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी वो कम होती है, कितनी होती है, 3 से लेकर 10 मिलीग्राम पर 100 ग्राम होती है। जल धारण क्षमता भी इसकी कम होती है। अर्ली सोइल इसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि अर्ली सोइंग जल्दी बुआई के लिए भी क्या करती है, परमिट करती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल, काली मृदा, ठीक है, काली मृदा। चलिए
काली मृदा का क्या सीन है यहाँ पर देखो। काली मृदा को क्या कहा जाता है, रेगुर भी कहा जाता है, रेगुर सॉइल, रेगुर मृदा, और ब्लैक कॉटन भी कहते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल, काली कपास मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काली कपास मृदा भी इसको कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं काली कपास मृदा, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम एरिया है, मैक्सिमम एरिया है वो कहाँ है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में क्या होता है, ये जनरली डेक्कन ट्रैप एरिया, डेक्कन ट्रैप एरिया में ज्यादा पाई जाती है। और वहां पर भी कौन सी चट्टान होती है, बेलास्टिक चट्टान, बेसाल्टिक, बेसाल्टिक रॉक्स होती है, मतलब बेसिक रॉक होती है। कैसी रॉक होती है, बेसिक चट्टान होती है। तो उसी से बनती है क्या, ये सॉइल, इसी वजह से इसको रेगुर या ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसमें डिफिशियंसी काय की होती है, डिफिशियंसी मतलब कमी की बात करें तो जो हमारी काली मृदा है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, रिच सोर्स होता है ये, रिच इन पोटास। ठीक है, पोटास हो गया, एल्यूमिना हो गया, मैग्नीशिया हो गया, ये ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, पोटास वगैरह इनकी अधिकता इसमें होती है। ठीक है, कलर जो इसका होता है ब्लैक, वो किस कारण से होता है, तो वो होता है क्ले और ह्यूमस कॉम्प्लेक्स की वजह से। ठीक है, क्ले और ह्यूमस कॉम्प्लेक्स, क्ले और ह्यूमन की वजह से इसका कलर जो है ब्लैक होता है। इसके अंदर बच्चा स्वेलिंग और श्रिंकिंग, स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग, स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है, स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग प्रॉपर्टीज होती है, मतलब फूलना एवं सिकुड़ना के गुण, फूलना एवं सिकुड़ने का गुण होता है इसके अंदर। मतलब ये जब गीली होगी, वेट, ठीक है, जब मिट्टी गीली होती है तो वो फूल जाएगी, और जब ड्राई होती है, जब मिट्टी क्या होती है, सूखी, सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी, तो ये सिकुड़ जाएगी, जिसमें क्या पड़ जाते हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं, क्या, दरारें पड़ जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, और ये किस वजह से होता है, तो ये होता है मोंट मोरिलोनाइट। तो ये जो है रिच इन मोंट मोरिलोनाइट, माउंट मोरिलोनाइट के कारण क्या होता है, इसमें ये चीज होती है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है माउंट मोरिलोनाइट जो होता है वो एक्सपेंडिंग टाइप का होता है, उसमें बहुत ज्यादा एक्सपांशन और कंस्ट्रक्शन होता है। जैसे गीला होगा एक्सपांशन हो जाएगा, वैसे ही सूखेगा कंस्ट्रक्शन हो जाता है। तो ब्लैक सॉइल में माउंट मोरिलोनाइट पाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें ये प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, माउंट मोरिलोनाइट, माउंट मोरिलोनाइट किसकी अधिकता इसके अंदर होती है। क्लियर है। चलो, रेड सॉइल में एक चीज और लिख लेना, रेड जो सॉइल होती है वो सुटेबल होती है, सुटेबल फॉर ग्राउंडनट कल्टीवेशन। ठीक है, ग्राउंडनट कल्टीवेशन, मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त है ये। कौन सी, रेड, मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है, कौन सी, लाल मृदा। ठीक है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल हमारी हो गई, कपास के लिए बेस्ट है, रिच इन माउंट मोरिलोनाइट। और इसका एरिया मोस्टली कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र के अंदर। ये भी हमने देख लिया, महाराष्ट्र इसके लिए जो है में मोस्टली एरिया महाराष्ट्र के अंदर होती है। इसके अंदर जो होता है और क्या चीज है, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक, अधिक, अत्यधिक या अधिक जल भराव क्षमता, जल भराव क्षमता इसकी अधिक होती है। क्लियर है। तो ये हो गया ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के बाद आ जाओ लेटराइट सॉइल। लेटराइट मृदा। ठीक, लेटराइट सॉइल के बारे में, लेटराइट जो वर्ड है ये कहां से आया, लेटिन वर्ड, लेटिन वर्ड, किससे, लेटर से। इसका मतलब क्या होता है, ब्रिक्स, ब्रिक्स मतलब ईंटें, ईंटें। ठीक है,
कुछ डायग्राम भी दिखा देता हूं आपको। ये आपको दिख रही है रेड सॉइल, ठीक है। ये रेड सॉइल इस तरीके से होती है, जो तमिलनाडु के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है, ये रेड सॉइल, ठीक। रेड सॉइल के अलावा मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर ये है लेटराइट सॉइल। देखो यहाँ पर ईंट के टुकड़े जैसे दिख रहे हैं आपको, ये इसका मतलब क्या होता है, ये बिल्कुल आपको ये ईंट की तरह दिखाई दे रही है, ब्रिक्स बन जाते हैं ईंट की तरह, ये होती है लेटराइट सॉइल, ठीक है। तो लेटराइट सॉइल जो है लैटिन वर्ड लेटर से बना है, जिसका मतलब होता है क्या, ईंट। समझ में आई चीजें। ये किस ऑर्डर के अंदर आती है, ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर होता है अल्टीसॉल्स और ऑक्सीसॉल्स, दोनों में मिल जाएगी आपको, ठीक है। और जो ब्लैक सॉइल है बच्चा, ये किसमें मिलती है, ये वर्टिसॉल्स, किसमें, वर्टिसॉल्स, इंपॉर्टेंट है ये, वर्टिसॉल्स के अंदर ब्लैक सॉइल पे मिलती है, ठीक। तो ये इसका ऑर्डर क्या है, अल्टीसॉइल या ऑक्सीसॉइल जो है इसका ऑर्डर है, ठीक है। क्या, अल्टीसॉल्स और ऑक्सीसॉल, वर्टी और ऑक्सीसॉल के अंदर ये मिलती है। इसमें डिफिशियंसी काहे की पाई जाती है बच्चा, डिफिशियंसी, कमी जो इसमें होती है, इसमें एन, पी, के और ह्यूमस, इन सब की कमी होती है, ठीक। रिच इन, ये अधिकता किसकी होती है, रिच इन सेक्सियो ऑक्साइड, सेक्सियो ऑक्साइड की अधिकता होती है। सेक्सियो ऑक्साइड की अधिकता क्यों होती है, हमने पढ़ा था लेटराइजेशन। लेटराइजेशन में क्या होता है, O होता है, A होता है, B होता है, C होता है और R। तो यहाँ पर क्या होता है, सेक्सियो ऑक्साइड, एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड, इसी को सेक्सियो ऑक्साइड बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, सिलिका भी होता है। तो क्या होता है, यहाँ पर सिलिका का लीचिंग हो जाती है, सिलिका कहाँ हो जाती है, नीचिंग, हैवी रेनफॉल और हाई टेम्परेचर की कंडीशन में। मतलब यहाँ पर क्या होता है, हैवी रेनफॉल, ये कैसे बनती है, हैवी रेनफॉल और एंड हाई टेम्परेचर के उसमें ये बनती है, ठीक है। हैवी रेनफॉल मतलब भारी वर्षा एवं हाई टेम्परेचर, अति तापमान की स्थिति में ये सोइल बनती है। तो हैवी रेनफॉल हाई टेम्परेचर होता है, सिलिका कहाँ जाता है, नीचे की अंदर आ जाता है, और ए में यहाँ पर क्या बन जाता है, सेक्सियो ऑक्साइड जमा हो जाता है। तो ये सेक्सियो ऑक्साइड क्या कहलाता है, लेटराइजेशन की कंडीशन होती है। और लेटराइजेशन से ही लेटर वर्ड बना, जिसका मतलब होता है ब्रिक्स, और इसी को हम लेटराइट सोइल भी बोल देते हैं। तो हैवी रेनफॉल हाई टेम्परेचर की कंडीशंस में ये सोइल बनती है, ठीक है। और ये किसके लिए यूजफुल है, यूजफुल फॉर प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है। प्लांटेशन क्रॉप के लिए, इसमें प्लांटेशन क्रॉप पे कोकोनट हो गया, बनाना हो गया, पपाया हो गया और कॉफी, ठीक है। नारियल हो गया, केला हो गया, पपीता हो गई और कॉफी, इनके लिए ये बेस्ट होती कौन सी, लेटराइट सॉइल। क्लियर है यहाँ तक की सारी चीजें। चलो, इसके अंदर भी बच्चा क्या पाया जाता है, सेल्फ फ्लोइंग प्रोसेस। इसके अंदर भी क्या होती है, सेल्फ फ्लोइंग फीचर्स, सेल्फ फ्लोइंग प्रॉपर्टीज इसके अंदर भी पाई जाती है, ठीक है। ब्लैक सॉइल से कम पाई जाती है, लेकिन इसमें पाई जाती है। सेल्फ फ्लोइंग प्रॉपर्टीज मतलब वही स्वेलिंग और श्रिंकिंग, स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग, फूलना और सिकुड़ने वाली जो कंडीशन है इसमें भी पाई जाती है। किसमें, लेटराइट सॉइल के अंदर भी फैलना और सिकुड़ने वाली कंडीशंस या प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो अपने आप, उसी को बोलते हैं सेल्फ फ्लोइंग, मतलब खुद से ही क्या करता है, वहां पर कल्टीवेशन वो सॉइल कर देती है, ठीक। अब लेटराइट सॉइल के बाद ये जो 4 सॉइल है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये 4 सॉइल जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक। लेटराइट सॉइल का जो एरिया है लगभग 12% आपको मिलेगा इंडिया में, परसेंटेज भी बता देता हूँ। ब्लैक सॉइल का एरिया लगभग 15% है, ठीक। रेड सॉइल का जो एरिया है वो लगभग है 18.5%। और सबसे ज्यादा पाई जाती है एलुवियल सॉइल, कितनी होती है, 43% एरिया में एलुवियल सॉइल है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं डिजर्ट या एरिड सॉइल के बारे में। 5वें नंबर पे क्या आ जाएगा, डिजर्ट या एरिड सॉइल, रेगिस्तानी या शुष्क मृदा। या शुष्क मृदा, रेगिस्तानी मृदा या शुष्क मृदा को
डिजर्ट या एरिड सॉइल हम बोलेंगे। क्लियर है? अब देखो ये किसके अंदर पाई जाती है? एरिड ऑर्डर के अंदर। ऑर्डर क्या है इसका? ऑर्डर है एरिडीसोल्स। एरिडीसोल के अंदर ये पाई जाती है। ठीक। डिपोजिटेड बाय, ये कैसे बनती है? तो डिपोजिटेड बाय विंड, हवा के द्वारा। ठीक है, हवा के द्वारा ये जमा होती है। भाई रेगिस्तान में हवा आएगी, हवा से ये एक जगह से दूसरी जगह से पार्टिकल चले जाते हैं, तो हवा के द्वारा ये जमा होती है। ठीक है, यहाँ पर जनरली कहाँ होती है? ये सैंड, इसमें रिच इन सैंड, रिच इन सैंड। यहाँ पर क्या पाई जाती है? रेत अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए बोलते हैं इसको रिच इन क्वार्ट्ज भी बोल देते हैं, कि जो क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज मतलब जो उसमें है, इसमें जो है डिफिशियंसी पाई जाती है, लेक ऑफ मॉइस्चर। यहाँ पर मॉइस्चर नहीं होता, नमी नहीं होती, मॉइस्चर एंड हुमस दोनों नहीं मिलेगा। ठीक है, मॉइस्चर और हुमस मतलब नमी और हुमस की कमी होती है, नमी और हुमस की कमी इसमें पाई जाती है। क्लियर है? इतनी बात यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, जनरली कहाँ मिलेगी ये? फाउंड इन वेस्ट राजस्थान, वेस्ट राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा पाई जाती है। और एरिड एंड सेमी एरिड एरिया, मैक्सिमम एरिड एंड सेमी एरिड एरिया, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र, शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में ये मिलेगी। ठीक है, ये हो गई ये डिजर्ट सॉइल। सेलाइन एल्कलाइन सॉइल, सेलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल, लवणीय और क्षारीय मृदा, लवणीय एवं क्षारीय मृदा। देखो लवणीय और क्षारीय मृदा ये भी कहाँ मिलेगी? सेलाइन मतलब किसमें? एरिड और सेमी एरिड रीजन में। ये भी कहाँ मिलेगी? एरिड एवं सेमी एरिड रीजन में, जहां पर बारिश कम होगी वहीं पे मिलेगी। शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्र। दूसरा, ये जो सोइल किस वजह से बनती है? जहां पर क्या हो? लो रेनफॉल, एक तो बारिश कम हो, लो रेनफॉल एंड पुअर ड्रेनेज, पुअर ड्रेनेज, ड्रेनेज की फैसिलिटी ना हो, तो वहां पर क्या होता है? साल्ट जम जाता है, साल्ट अफेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से ये कंडीशन बन जाती है सेलाइन एल्कलाइन की। इसके बाद करते हैं हम पीटी मक सॉइल, पीटीएन मार्सी सॉइल या पीटीएन मक सॉइल। ठीक है, पीट एम दलदली मृदा, पीट व दलदली मृदा। ठीक है, ये जो पीट सॉइल है ये पाई जाती है सबमर्ज कंडीशन में, सबमर्ज कंडीशन। सबमर्ज कंडीशन मतलब क्या होता है? पानी में आधा डूबा हुआ। ठीक है, सबमर्ज कंडीशन का मतलब क्या होता है? अर्ध जल अवस्था। ठीक है, सबमर्ज मतलब हो गया अर्ध जल अवस्था में ये मिलती है। ठीक है, इसका कलर जो है वो ब्लू होता है। कलर जो आप देखोगे, इसका कलर आपको ब्लू दिखाई देता है। इसका वो किसकी वजह से? फेरस आयन की वजह से, फेरस आयन की वजह से, फेरस आयन की वजह से इसका कलर क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ये एसिडिक नेचर की होती है। एसिडिक नेचर मतलब पीएच इसका 4 से कम होता है, और बेस्ट फॉर राइस के लिए, चावल के लिए बेस्ट होती है। ठीक है, चावल की खेती के लिए पीटी सॉइल बेस्ट होती है। क्लियर है? और इसमें जो है 50% से ज़्यादा क्या होता है? मोर देन 50% अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, मतलब बिना सड़ा जो है, और कार्बनिक पदार्थ इसमें 50% से ज़्यादा पाया जाता है। मक सॉइल मतलब अगर 20 से लेकर 50% डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है तो उसको हम बोल देते हैं मक सॉइल। ठीक है, दलदली मृदा बोल देते हैं। चलिए, इसके बाद आती है आपकी फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल जो है कहाँ पाई जाती है? हैवी रेनफॉल एरिया, हैवी
रेनफॉल एरिया, सीधी सी बात है, फॉरेस्ट में तो होती है भारी बारिश, भारी बारिश क्षेत्र, भारी बारिश वाला क्षेत्र, वहां पर आपको ये मिलेगा फॉरेस्ट। और इसका यूज फॉरेस्ट, इसका यूज का किसके लिए, टिम्बर, लकड़ी और ट्रॉपिकल फ्रूट्स, ट्रॉपिकल फ्रूट्स, ठीक है, लकड़ी और जो फल है उसके लिए हम फॉरेस्ट जो एरिया है जहाँ पर रेनफॉल हो रही है और जहाँ पर हम उस सोइल में हम क्या करते हैं, ये हम यहाँ पर लेते हैं, इसकी खेती करते हैं, लकड़ी के लिए या फिर ट्रॉपिकल फ्रूट के लिए। फिर आता है तराई सोइल, तराई सोइल, तराई मृदा। देखो तराई मृदा में कुछ नहीं है, ये मान लो आपका माउंटेन है, ठीक है, क्या है ये, माउंटेन है। इस माउंटेन से क्या हो रहा है, मान लो पानी गिर रहा है ऊपर से, है ना, ये ऊपर से बारिश हो रही है, ठीक, ये बारिश अगर ऊपर से हो रही है, बारिश हो रही तो ये पानी बह के आएगा, ये पानी बह के आएगा, ये पानी बह के आएगा तो ये अपने साथ क्या ले आएगा, मिट्टी ले आएगा, तो ये पानी बह कर आएगा तो ये यहाँ पर तराई, पूरा पानी दलदली मिट्टी बन जाएगी, ठीक है, मिट्टी बन जाएगी। तो यही होता है मटेरियल वाश्ड डाउन बाय इरोजन ऑफ माउंटेन। तो ये तराई मतलब क्या होता है, मटेरियल वाश्ड डाउन बाय इरोजन ऑफ माउंटेन, माउंटेन, ठीक है, पर्वत के क्षरण के द्वारा जो मटेरियल बहा कर नीचे लाया जाता है उसी को हम तराई सोइल बोल देते हैं। और तराई सोइल का आप डायग्राम देख लो, डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगी, ये इस प्रकार की सोइल, ठीक है, वहां से मिट्टी पूरी बह के आती है और बिल्कुल नीचे पानी के साथ पूरी जमा हो जाती है, दलदल टाइप का, उसको बोलते हैं तराई सोइल। तो ये हमारा जो है सोइल ऑफ इंडिया यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे क्या, सोइल टेक्सोनॉमी, सोइल टेक्सोनॉमी को पढ़ेंगे, सोइल टेक्सोनॉमी हम अब यहाँ पर शुरू करेंगे, ठीक है, क्या शुरू करेंगे, सोइल टेक्सोनॉमी। तो देखो सोइल का वर्गीकरण दो तरीके से यहाँ पर किया गया है, एक तो किया गया है किस बेसिस पे, लैंड की कैपेबिलिटी के बेसिस पर, लिमिटेशंस के बेसिस पर किया गया है, और एक किया गया है मॉडर्न जो 7 अप्रोक्सीमेशन के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं लैंड यूज क्लासिफिकेशन, ठीक है, लैंड कैपेबिलिटी, लैंड कैपेबिलिटी, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन किस आधार पर, लैंड की लिमिटेशंस के बेसिस पर या कैपेबिलिटी के क्लासिफिकेशन, ठीक है, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशंस के बेसिस पर मतलब लैंड की, भूमि की क्षमता के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है, कि लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, कैपेबिलिटी किस सेंस में यहाँ पर बात कर रहे हैं, कल्टीवेशन के सेंस में, कि किस प्रकार की जो सोइल है वो कल्टीवेशंस के लिए यूज होती है, कौन सी सोइल में थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन है कि भाई यहाँ आप इस प्रकार की क्रॉप नहीं लगा सकते, कौन सी ऐसी जो सोइल है या लैंड है, भूमि है जहाँ पर आप कल्टीवेशन कर ही नहीं सकते, कौन सी ऐसी भूमि है जहाँ पर सिर्फ आप जो है पशुओं को चरा सकते हो, ग्रेजिंग कर सकते हो, है ना, इस तरीके से क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया गया है। तो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन या लैंड जो है लिमिटेशन ऑफ क्लासिफिकेशन, लैंड लिमिटिंग क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेशन इसलिए बोला गया है, यहाँ पर क्या देखना है हमें, उनकी क्षमताओं को भी देखना है कि क्या कौन सी जो सोइल है वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कैपेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है वो किस आधार पर है, भूमि क्षमता वर्गीकरण, भूमि क्षमता वर्गीकरण, भूमि क्षमता वर्गीकरण के आधार पर। तो इस आधार पर जो है यहाँ पर जो है लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन के बेसिस पर टोटल 8 ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है, टोटल कितनी क्लासेस है, 8 क्लासेस, 8 क्लासेस में 8 वर्ग में इसको बांटा गया है, ठीक है। अब इस 8 वर्ग को मेजरली 2 ग्रुप में बांट दिया, ठीक है, 2 ग्रुप में यहाँ पर बांट दिया। एक ग्रुप कौन सा है, वो है लैंड यूज्ड फॉर कल्टीवेशन, लैंड यूज्ड फॉर कल्टीवेशन, ठीक है, और दूसरा है लैंड नॉट यूज्ड फॉर कल्टीवेशन, लैंड नॉट यूज्ड फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। इन 2 बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है कि भूमि जो है वो खेती के लिए उपयोगी है और भूमि जो खेती के लिए उपयोगी नहीं है। इस आधार पर 2 तरीके से यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। खेती के लिए उपयोगी भूमि, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, खेती के लिए उपयोगी भूमि, ठीक है, खेती के लिए उपयुक्त भूमि, उपयुक्त भूमि और खेती के लिए अनुपयुक्त भूमि,
खेती के लिए अनुपयुक्त, क्या हो जाएगा, अनुपयुक्त। ठीक है, दो तरीके से क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो इसमें जो क्लासेस आती है वो भी 4 क्लासेस है, इसमें भी 4 क्लासेस है, दो मेजर ग्रुप में यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो भूमि क्षमता वर्गीकरण के आधार पर जो क्लासेस है ना, जो कैटेगरीज है, उनको जो है दो अलग अलग मेन ग्रुप में डिवाइड कर दिया, जिसके अंदर 4 क्लासेस जो है वो खेती के लिए उपयोगी है और जो 4 क्लासेस जो खेती के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उन जमीनों की जो खेती के लिए उपयोगी है। लैंड यूज फॉर कल्टीवेशन, लैंड यूज फॉर कल्टीवेशन, वो जमीन जिनका खेती के लिए उपयोगी है। ठीक है, खेती के लिए उपयुक्त भूमि, खेती के लिए उपयुक्त भूमि, इसमें जो है क्या आती है, 4 क्लासेस आती है। टोटल कितनी क्लासेस है, 4। इन 4 में से जो है 3 में रेगुलर कल्टीवेशन होता है, रेगुलर कल्टीवेशन होता है, रेगुलर कल्टीवेशन होता है, मतलब इसमें यहाँ पर हमेशा खेती होती है, हम बोल सकते हैं हमेशा खेती यहाँ पर करते हैं। और जो एक क्लास है यहाँ पर जो ओकेशनल कल्टीवेशन होता है, कभी कभार। ठीक है, कभी कभी यहाँ पर खेती की जाती है, हमेशा यहाँ पर खेती नहीं होती है। तो यहाँ पर कभी कभार खेती होती है, मतलब इसको लैंड यूज क्लासिफिकेशन या लैंड यूज फॉर कल्टीवेशन के अंदर ही रखा जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले क्लास फर्स्ट की, क्लास फर्स्ट। ठीक, बात करते हैं क्लास सेकेंड। ठीक है, क्लास थर्ड और क्लास फोर्थ। 4 क्लासेस हैं जिनका उपयोग करते हैं हम किसमें, कल्टीवेशन में 4 क्लासों का उपयोग करते हैं। देखो क्लास फर्स्ट के अंदर जो है, मतलब क्लास फर्स्ट है, मतलब यहाँ पर जो लैंड आएगी, भूमि आएगी, वो सबसे अच्छी होगी, मतलब देयर इज नो लिमिटेशंस, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई लिमिटेशन नहीं है, नो लिमिटेशन। ठीक है, कोई सीमा नहीं है इसमें, क्या है, कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं, इसमें किसी प्रकार की कोई रेस्ट्रिक्शन या कोई सीमा या कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है, किसके लिए, फॉर इंटेंसिव क्रॉप कल्टीवेशन, फॉर इंटेंसिव क्रॉप कल्टीवेशन। इंटेंसिव क्रॉप कल्टीवेशन का मतलब होता है सघन खेती के लिए कोई सीमा नहीं है। ठीक है, सघन खेती के लिए कोई सीमा नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब यहाँ पर ये इंटेंसिव क्रॉपिंग का क्या मतलब होता है कि इंटेंसिव फार्मिंग होती है, एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है। इंटेंसिव इंडिया के अंदर जो फार्मिंग होती है बच्चा, वो इंटेंसिव फार्मिंग होती है, और मैं इंट्रोडक्शन जनरल एग्रीकल्चर के अंदर बता भी चुका हूँ टाइप ऑफ फार्मिंग इन इंडिया, वहां पर इंटेंसिव और एक्सटेंसिव दोनों को बताया था। इंटेंसिव का मतलब होता है यहाँ पर हमारे पास जो है लैंड जो है उनके बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, मतलब लैंड जो है वो स्मॉल एरियाज होता है हमारे पास भूमि का। आप देखोगे भारत के अंदर जो नॉर्थ पार्ट होता है, यहाँ पर जो है फार्मर्स के पास जो लैंड है, आप देखोगे लैंड का जो एरिया है पर कैपिटा वो 1.08 हेक्टेयर है। तो छोटे छोटे स्मॉल एरिया होते हैं, लेकिन इनपुट्स बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब हम एक सीजन में कई सारी क्रॉप लगा देते हैं, कई सारे हम इनपुट्स वगैरह यूज करते हैं वहां पर, तो उसको इंटेंसिव बोलते हैं। एक्सटेंसिव मतलब क्या होता है, एरिया बड़ा होता है, इनपुट कम यूज होते हैं। ठीक है, मशीनरी ज्यादा यूज आप बोल सकते हो, तो मैकेनाइजेशन ज्यादा होता है वहां पर, तो इनपुट कम होते हैं, एरिया बड़ा होता है। जैसे आप साउथ में जाओगे, केरला, कर्नाटका, तो वहां पर प्लांटेशन क्रॉप होती है, तो बहुत बड़े बड़े बागान होते हैं जैसे टी के, तो एरिया बहुत बड़ा है। इनपुट क्या है वहां पर, साल में एक ही क्रॉप या 2 ही क्रॉप होती है ना, टी ही, पूरे पूरे बागान है, साल भर एक ही खेती करते रहते हैं वो, तो इनपुट्स उनको कम लगते हैं। ठीक है, इनपुट्स वहां पर कम लगते हैं, उसको एक्सटेंसिव बोलते हैं। तो भारत में जो जनरली खेती होती है इंटेंसिव होती है, साउथ पार्ट पूछेगा तो एक्सटेंसिव होती है। तो यहाँ पर आप किसी भी प्रकार की यहाँ पर खेती कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी किसी भी क्रॉप को आप ले सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको करना क्या है, जनरल प्रैक्टिसेस में, जनरल प्रैक्टिसेस क्या करोगे, जनरल प्रैक्टिसेस में आप यहाँ पर फर्टिलाइजर दोगे। ठीक है, क्या दोगे, और मैन्योर दोगे, क्रॉप रोटेशन यूज करोगे, बस ये इसमें करना है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर करनी है, क्लियर है। जनरल प्रैक्टिसेस यही है, फर्टिलाइजर करोगे, मैन्योर और क्योर। किस प्रकार की सोइल यहाँ पाई जाती है, तो यहाँ पर पाई जाती है एलुवियल,
एल्यूवियल सॉइल्स यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, हिंदी में भी एल्यूवियल ही लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एल्यूवियल सॉइल मृदा आपको मिलेगी इंडो-गैंगेटिक प्लांट्स में। मैप में किस तरीके से इसको दर्शाओगे, मैप में आप देखोगे किस तरीके से ये शो होती है। मैप में ये दिखती है आपको ग्रीन कलर से। मैप में जब इसको देखते हैं तो ग्रीन कलर इसका डिपिक्ट होता है, या ग्रीन कलर से इसको दर्शाते हैं, हरे रंग से इसको दर्शाया जाता है मैप में। ठीक है, अब इसका आप डायग्राम नोट्स में आपके साथ शेयर करूं। नोट्स में मैंने इसका डायग्राम भी दिया हुआ है कि आठों क्लासेस है उनका कौन कौन सा कलर दिखता है। सैटेलाइट से जब इमेज लेते हैं तो ये आपको ग्रीन कलर का जो दिख रहा है मतलब वो क्लास 1 है। ठीक है, ग्रीन कलर में दिख रहा है क्लास 1 है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी हो गई। ये सारी चीजें, इसमें कोई लिमिटेशन होती है किसी प्रकार की, आप खेती कर सकते हो, इंटेंसिव कल्टीवेशन कर सकते हो। यहाँ पर जनरल प्रैक्टिसेस क्या है, यहाँ पर आपको फर्टिलाइजर, मैन्यूअर और क्रॉप रोटेशन जैसी प्रैक्टिसेस करना है ताकि यहाँ आपको प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिले। ठीक है, एल्यूवियल सॉइल जनरली इस एरिया में, क्योंकि एल्यूवियल सॉइल ही सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है ना, एल्यूवियल सॉइल जो है फर्टाइल होती है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, एल्यूवियल सॉइल ही सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। अब जब सबसे ज्यादा फर्टाइल है तो वहां पर कोई लिमिटेशन देखने को नहीं मिलेगा, किसी प्रकार की क्रॉप लगा सकते हो, और मैप के थ्रू ग्रीन कलर का दिखता है। क्लास 2 की बात करें तो यहाँ पे सम लिमिटेशंस है। क्या आ जाएगा, यहाँ होती है सम लिमिटेशंस। कुछ यहाँ पर लिमिटेशंस होती है। सम लिमिटेशन मतलब कुछ सीमाएं। इसकी क्या है, कुछ सीमाएं हैं। कुछ सीमाएं में क्या है, जैसे यहाँ पर क्या होता है, जेंटल स्लोप, ढलान आपको मिलेगी। ठीक है, ढलान मिलेगी। फिर यहाँ पर होता है मॉडरेट इरोजन हैजार्ड। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जो है ये जो क्षरण होता है वो भी मिलेगा, क्षरण से जो जोखिम है वो भी मिलेगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, आपको मध्यम क्षरण जोखिम। ठीक है, मतलब कि जो सोइल का जो इरोजन होता है, जो क्षरण होता है, वो भी यहाँ पर रिस्क रहेगा लेकिन मीडियम रहेगा। ठीक है, जेंटल स्लोप भी होता है यहाँ पर, मीडियम इरोजन हैजार्ड भी होता है। मीडियम इरोजन हैजार्ड के अलावा यहाँ पर आप क्या कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पर जो कंडीशन होती है स्लाइटली एल्कलाइन सोइल आपको मिलेगी। ठीक है, क्षारीय मृदा यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको मैप में किस कलर से इसको दर्शाया जाता है, मैप में आप देखोगे इसको। ठीक है, मैप में इसको किस कलर से दर्शाया जाता है, तो मैप में इसको येलो कलर से दर्शाया जाता है। याद रखना, येलो कलर से, पीले कलर से इसको दर्शाया जाता है। और यहाँ पर जो है सेलो रेड एंड डीप ब्लैक सोइल पाई जाती है। कैसी, सेलो रेड एंड डीप ब्लैक सोइल यहाँ पर मिलती है। ठीक है, उथली लाल और गहरी काली, उथली लाल एवं गहरी काली मृदा यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसको उधर देखेंगे। और यहाँ पर क्या प्रैक्टिसेस करते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिसेस करते हैं, मॉइस्चर कंजर्वेशन टेक्निक अपनाते हैं। मॉइस्चर कंजर्वेशन टेक्निक। ठीक है, जैसे मान लो स्टिप क्रॉपिंग करते हैं, यहाँ पर स्टिप क्रॉपिंग। ठीक है, नमी संरक्षण यहाँ पर करते हैं। नमी संरक्षण कैसे, स्टिप क्रॉपिंग करेंगे। स्टिप क्रॉपिंग का क्या मतलब है, स्टिप क्रॉपिंग का मतलब है बच्चा कि यहाँ पर आप एक तो लोगे क्या, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप प्लस रो क्रॉप, ये आप यूज करते हो। कैसे, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप, मान लो यहाँ पर आपने ले ली एक स्ट्रिप क्लोज ग्रोइंग क्रॉप, मान लो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप में आपने ले लिया व्हीट। ठीक, गेहूं ले लिया, और इसके बाद आप लगा लोगे स्ट्रिप क्रॉपिंग, यहाँ पर आप ले लोगे रो क्रॉप, जैसे मेज आपने ले ली। तो ये क्या करता है, इरोजन वगैरह से बचाने का काम करता है। जो इरोजन होता है ना, उससे बचाने का काम करता है। तो आपने ये ले लिया क्या, व्हीट, फिर आपने ले लिया मेज जो होता है वो इरोजन को परमिट करता है, इरोजन को करता है। इसलिए स्ट्रिप क्रॉपिंग में हम इसके साथ क्लोज ग्रोइंग के साथ आप रो क्रॉप ले लो तो इरोजन वगैरह नहीं होता है, इसको स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, क्रॉप रोटेशन, और क्या यूज करोगे यहाँ पर, क्रॉप रोटेशन आप जानते हो, फसल चक्र आप यूज कर सकते हो।
क्रॉप रोटेशन यूज कर सकते हो, कंटूर टिलेज आप कर सकते हो, ठीक है, क्या कंटूर टिलेज। कंटूर टिलेज में क्या है, तो कंटूर टिलेज का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये पहाड़ी एरिया है, इस पहाड़ी एरिया में एक्रॉस इस तरीके से आप क्या करो, फसल को लगाओ। ढाल इस तरफ है, आप क्रॉप इस तरीके से लगाओ, ठीक है। मान लो ये ढाल इस तरीके से आ रहा है, तो इस पे आपको इस तरीके से क्रॉप लगानी है, ठीक। तो वहां से क्या होगा, जो इरोजन वगैरह है या इरिगेशन प्रॉब्लम नहीं आती है। तो पहली क्लास में कोई लिमिटेशंस नहीं है, तो इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है। यहाँ पर कुछ लिमिटेशन है, स्लोप होता है यहाँ पर, है ना, इरोजन हैजार्ड होते हैं, एल्कलाइन सोइल होती है, येलो कलर से दिखती है, तो यहाँ पर सेलो रेड और डीप ब्लैक सोइल आपको मिलती है क्लास 2 में। तो यहाँ पर मॉइस्चर कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है, नमी को रखना। फिर यहाँ पर आपको स्ट्रिप क्रॉपिंग करनी पड़ेगी, ठीक, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप आप लगाओगे, है ना, क्रॉप रोटेशन आप यूज कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। क्लास 3 में जाते हैं अपन अब। क्लास 3 यहां पर क्या होता है, यहां पर होगा आपका सीवियर लिमिटेशन, ठीक है। सीवियर लिमिटेशन का मतलब होता है ठीक है, अधिक सीमाएं। सीमा लिमिटेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको बहुत सारी सीमाएं देखने को मिल जाएगी, या आप बोल सकते हो गंभीर सीमाएं। सीवियर मतलब गंभीर सीमाएं। गंभीर सीमाएं यहाँ पर देखने को मिलेगी, मतलब अब यहाँ पर स्लोप जो होगा वो स्टीप स्लोप होगा। गंभीर सीमाएं क्या, यहाँ होगा स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप का मतलब क्या है, एकदम ऐसा एकदम स्टीप स्लोप, ठीक है। यहाँ पर क्या एकदम स्टीप स्लोप आपको देखने को मिलेगा, एकदम खड़े ढलान। स्टीप मतलब बिल्कुल खड़े ढलान आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल खड़ा ढलान। फिर सीवियर इरोजन, ठीक है, मतलब गंभीर आपको क्षरण की समस्या यहाँ पर देखने को मिलेगी, गंभीर क्षरण की समस्या देखने को यहाँ पर मिलेगी। अब इसमें मैप पर किस तरीके से दर्शाते, इसमें मैप पर दर्शाते पिंक कलर से, ठीक है, पिंक कलर से इसमें दर्शाते हैं। बच्चा यहाँ पर थोड़ा सा आपको डाउट होगा, क्यों, क्योंकि अगर नेमरा सुंडा बुक पढ़ रहे हो तो नेमरा सुंडा वाली बुक में यहाँ पर दिया हुआ है रेड कलर। ये मैं अभी बता देता हूँ ताकि आपको डाउट क्लियर ना हो। नेमरा सुंडा आप पढ़ रहे हो तो नेमरा सुंडा में आपको मिलेगा क्या, रेड कलर। कहाँ पे, क्लास 3 में, और मैं करवा रहा हूँ पिंक कलर। तो मैं जो आपको पिंक कलर करवा रहा हूँ बच्चा, ये ICR की जो साइट है, ऑनलाइन कोर्स isri.in, वहां पर जो नोट्स मैंने देखा है, जो TNU के नोट्स हैं, वहां पर मैंने जो देखा है, तो यहाँ पर पिंक कलर मेंशन किया हुआ है। तो हम ऑथेंटिक साइट पर जा रहे हैं ना, हम क्लेम भी कर सकते हैं साइट के थ्रू, लेकिन हम कंपटीशन बुक पे तो क्लेम नहीं कर सकते। नेमरा सुंडा का क्लेम करोगे एक्सेप्ट ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो ऑथेंटिक सोर्स में नहीं आता है। और मैंने जो ये डाटा लिया है, ये कहाँ से लिया है, ISRI की जो साइट है, जहां पर सारे नोट्स डले हुए हैं, सारे जो BSc एग्रीकल्चर के सारे नोट्स डले हुए हैं, वहां से मैंने ये लिया है। तो वहां पर यहाँ पर पिंक कलर दिया हुआ है, ठीक है, पिंक कलर यहाँ पर मेंशन है, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या चीजें होती है, पिंक कलर से दर्शाते हैं इसमें। अब यहाँ पे सेलो रेड, स्लाइटली सेलाइन सोइल होती है, सेलो रोड एंड स्लाइटली सेलाइन ब्लैक सोइल। सेलाइन ब्लैक सोइल यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। उथली लाल और क्या होगी, स्लाइटली मतलब थोड़ी सी लवणीय ब्लैक मृदा, उथली लाल मृदा दिखेगी। फिर आप बोल सकते हो स्लाइटली मतलब थोड़ी सी कम लवणीय काली मृदा यहाँ पर देखने को मिलती है क्लास 3 में, ठीक है। पिंक कलर से इसको देखते हैं। क्लास 4 में बता चुका हूँ, क्लास 4 के अंदर क्या है, यहाँ पर ओकेशनल कल्टीवेशन करते हैं। मतलब अब देखो यहाँ पर क्या इशू आता है, देखो पहले क्लास में तो कोई भी दिक्कत नहीं, कोई सी भी क्रॉप लगा लो। सेकेंड वाले में क्लास में कुछ लिमिटेशन है, तो यहाँ पर हमें क्रॉप को चूज करना पड़ता है। क्रॉप को चूज करने का मतलब क्या है कि हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी क्रॉप जो है इस तरीके की कंडीशंस में अच्छे से हो सकती है। ऐसी क्रॉप नहीं लगाना है जो इसका इरोजन को बढ़ा दे, है ना, वहां पर इरोजन बढ़े और एल्कलाइन कंडीशन में वो नहीं हो पाए,
तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, क्रॉप को चूज करना पड़ता है, यहाँ पर क्रॉस चॉइस प्रैक्टिस अपनानी पड़ती है। क्लास 3 में भी क्रॉप चॉइस प्रैक्टिस मतलब यहाँ पर करना पड़ता है, क्रॉप चूज करना पड़ता है, चॉइस ऑफ क्रॉप रिड्यूस मतलब आप चॉइस क्रॉप को रिड्यूस कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से कोई फसल नहीं लगा सकते, वो रिड्यूस हो गया। ये वाली कंडीशंस आपको देखनी पड़ेगी। यहाँ पर जो क्रॉप हो सकती है वही आप लगा सकते हो, यहाँ पे अपने मर्जी से आप चूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो चॉइस ऑफ क्रॉप यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है। क्लास 4 में यहाँ पर क्या होता है, चॉइस ऑफ क्रॉप जो होता है वो न के बराबर हो जाता है, ठीक है। वेरी सीवियर लिमिटेशंस ऑन चॉइस ऑफ क्रॉप, तो यहाँ पर क्या होता है, वेरी सीवियर लिमिटेशन ऑन चॉइस ऑफ क्रॉप, ठीक है। फसल चुनाव संबंधित गंभीर समस्या, ठीक है। फसल चुनाव संबंधी गंभीर समस्या यहां पर होती है, ठीक है। यहाँ ओकेशनल कल्टीवेशन हम करते हैं, ओकेशनल कल्टीवेशन यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, ओकेशनल कल्टीवेशन, अनियमित मतलब अनियमित खेती कभी कभार यहाँ पर खेती होती है, ठीक है। चलो, मेनली काय के लिए यूज होता है, ये मेनली यूज फॉर है या पास्चर, ठीक है। चारा के लिए यूज किया जाता है, मेनली चारे के लिए यूज किया जाता है, चारे के लिए, मेनली चारे के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैप में किस कलर से दर्शाते हैं इसको, मैप में इसको दर्शाते हैं ब्लू कलर से, ठीक है। मैप में ये कैसे दिखेगा, ब्लू कलर से ये दिखेगा, क्लियर है। कौन सी सॉइल, यहाँ आ जाएगी सेलो सॉइल, सेलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल, इस तरीके की सॉइल यहाँ पर आपको दिखेगी, ठीक है। लवणी क्षारीय मृदा, उथली लवणी क्षारीय मृदा, ठीक है। उथली लवणी क्षारीय मृदा यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये क्लास 4 जहाँ पर हम कल्टीवेशन कर सकते हैं खेती का, वो यहाँ पर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं लैंड नॉट यूज फॉर कल्टीवेशन, नॉट यूज फॉर कल्टीवेशन, खेती के लिए अनुपयुक्त भूमि, इसमें आ जाएगा क्लास 5, ठीक है। क्लास क्या रहेगी, 5 ही रहेगी, क्लास 5। क्लास 5 में क्या होता है, यहाँ पर होती है स्टोनी और रॉकी सॉइल। कैसी सॉइल होती है यहाँ पर, स्टोनी या रॉकी सॉइल होती है, मतलब चट्टाने वाली, पथरी वाली। और यहाँ पर जो है पॉन्ड एरिया होता है, पॉन्ड एरिया, ठीक है, विथ पुअर ड्रेनेज, ठीक है। पॉन्ड एरिया होता है जहाँ पर ड्रेनेज की फैसिलिटी नहीं होती है, ठीक है। ड्रेनेज एरिया होता है जहाँ पर जो है क्या होती है, उसकी खेती नहीं, मतलब, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये पथरीली भूमि है, पथरीली मृदा, पथरीली भूमि होती है, ठीक है। और दलदली क्षेत्र, जहां पर जल निकास प्रॉपर नहीं होता, ठीक है। पथरीली मृदा होती है जहां पर जल निकास प्रॉपर नहीं होता। ये यूज्ड फॉर ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो ये किसके लिए, पशु के ग्रेजिंग के लिए और वानिकी के लिए बेस्ट है, ठीक है। ये वानिकी एवं ग्रेजिंग मतलब चारागाह के लिए उपयुक्त है, ठीक है। वानिकी मतलब आप वहां पर पेड़ पौधे लगा सकते हो और पशु को चरा सकते हो, उसके लिए ये बेस्ट होती है। मैप में किस कलर से इसको दर्शाते हैं, मैप में इसका जो हो जाएगा डार्क ग्रीन कलर, क्या हो जाएगा, डार्क ग्रीन, उसी से लेना है, ठीक है। जो हमारा क्लास फर्स्ट है, अब उसी को हम
यहाँ पर कंपेयर करेंगे। तो डार्क ग्रीन गहरा हरा कलर यहाँ पर इसको दर्शाते हैं। ठीक, सॉइल की बात करो तो क्या आ जाएगी, एरिड सॉइल। ठीक है, जो है एरिड सॉइल मतलब शुष्क मृदा बोल सकते हो, शुष्क मृदा। ठीक है, एरिड सॉइल यहाँ पर मिलेगी, रोकी सॉइल, स्टोनी सॉइल यहाँ पर मिलती है क्लास 5 में। बात करते हैं क्लास 6 की। क्लास 6 में क्या है, क्लास में लिमिटेशन ऑफ ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट्री। यहाँ पर क्या है, लिमिटेशन ऑफ ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट्री। ठीक है, फॉरेस्ट्री वानिकी और चारागाह के लिए कुछ सीमाएं हैं, सम लिमिटेशंस है ना। वानिकी एवं चारागाह के लिए कुछ सीमाएं हैं, यहाँ पर कुछ क्या है, सीमाएं हैं। ठीक है, वानिकी और चारागाह के लिए कुछ सीमाएं यहाँ पर होती है। यहाँ मैप में किस तरीके से इसको दर्शाते हैं क्लास 6 में, क्लास 6 में आप मैप में इसको, वहाँ येलो था तो यहाँ ऑरेंज हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, नारंगी कलर में इसको दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए क्लास 7 की बात करते हैं। क्लास 7 में क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, सीवियर लिमिटेशन है, सीवियर लिमिटेशन है किसके लिए, फॉर ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट्री। ठीक है, आप फॉरेस्ट्री भी नहीं लगवाने की, वानिकी और चारागाह के लिए गंभीर जो है सीमाएं हैं। वानिकी एवं चारागाह के लिए क्या है, गंभीर सीमाएं हैं। इसको मैप में किस कलर से दर्शाते हैं, इसमें मैप में दिखाते हैं रेड कलर से। अब मैं आपको बता दूं, ये वाला भी जो है वहां पर गलत दिया हुआ है, कहां पर, अपना नेमरासुंडा में। ठीक है, रेड कलर से दर्शाते हैं, लाल रंग से दर्शाते हैं, और वहां पर दिया हुआ है ब्राउन कलर। तो ये भी डाटा जो है मैंने कहां से लिया है, आईसीआर की वेबसाइट, जो ई ऑनलाइन कोर्स isri.organization.in से लिया है। वहां पर इसका जो है रेड कलर दिया हुआ ब्राउन की जगह पर। ठीक है, और जो आप मैप देखोगे, मतलब मैप मतलब जो इसका जो इमेज देखोगे, जो मैं आपके नोट के साथ आप मैंने शेयर किया है, वहां पर आपको रेड कलर ही दिखेगा और वहां पर पिंक कलर ही दिखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्लास 8। क्लास 8 की जो सोइल है, ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर एनी काइंड ऑफ कल्टीवेशन, नॉट सुटेबल फॉर एनी काइंड ऑफ कल्टीवेशन, एनी काइंड ऑफ कल्टीवेशन, किसी भी प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त नहीं, किसी भी प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। क्लास 8 मैप में किस प्रकार दर्शाओगे इसको, मैप में ये पर्पल कलर से, ठीक है, बैंगनी कलर से इसको दर्शाते हैं मैप के अंदर। ठीक है, रिवर वासेस जो होता है, सैंडी ब्रिज और रिवर वासेस, वहां पर ये देखने को मिलती है। क्लियर है, तो ये क्लासिफिकेशन था, लैंड यूज्ड क्लासिफिकेशन। अब इसमें आता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न आधुनिक वर्गीकरण। आधुनिक वर्गीकरण किसके द्वारा दिया है, आधुनिक वर्गीकरण जो है वो किस बेसिस पे, 7th अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पे, अप्रोक्सीमेशन 7 अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पर है, जो 1975 में दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कैटेगरीज है, 6 कैटेगरीज, मतलब यहाँ पर प्राइमरी बेसिस और जो है नोमेनकल्चर बेसिस पर है। तो यहाँ पर 2 कैटेगरीज है 7 अप्रोक्सीमेशन बेसिस पे। यहाँ पर 2 कैटेगरी है, एक है प्राइमरी बेसिस, प्राथमिक आधार, और एक है नोमेनक्लेचर। ठीक है, मतलब नामकरण। ठीक है, नामकरण, 2 चीजें। तो प्राथमिक आधार जो है, प्राइमरी बेसिस जो है,
मतलब यहाँ पर आपको सोइल को आइडेंटिफाई करना है, मतलब जो हमारी सोइल है या जो लैंड है, भूमि है, उसको आइडेंटिफाई करना है उसके कैरेक्टर के बेसिस पे, नॉट उसकी उत्पत्ति के आधार पर। मतलब प्राइमरी बेसिस क्या रहेगा सोइल को आइडेंटिफाई करने का? सोइल को आइडेंटिफाई करने का प्राइमरी बेसिस रहेगा उसके गुण, उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। उसकी उत्पत्ति नहीं रहेगी, उसके गुण और उसकी प्रॉपर्टी या उसके लक्षण रहेंगे, वो प्राइमरी बेसिस रहेगा उसके आइडेंटिफिकेशन का, यही यहाँ पर बोला है, ठीक है। और नोमेनकल्चर का बेसिस मतलब उसका नामकरण, तो वो नामकरण आप चाहे लैटिन लो या ग्रीक लो, ग्रीक वर्ड से लो, ठीक। तो यहाँ पर ऑर्डर बनते हैं, ग्रुप बनते हैं। सबसे पहला आता है ऑर्डर, उसके बाद आता है सब ऑर्डर। कितने ग्रुप है ये? 6 ग्रुप है। ऑर्डर, सब ऑर्डर, फिर आ जाएगा ग्रेड ग्रुप, ग्रेड ग्रुप, फिर आ जाएगा आपका सब ग्रुप, क्या आ जाएगा? सब ग्रुप, 5 हो गया। फिर आ जाएगा आपका ऑर्डर, सब ऑर्डर, ग्रेड ग्रुप, सब ग्रुप, फैमिली और सीरीज, फैमिली और सीरीज। सीरीज जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोइल क्लासिफिकेशन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोइल क्लासिफिकेशन, ठीक है। मृदा वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है सीरीज। सीरीज जो है मृदा वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। तो जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो 7 अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पे दिया गया है 1975 में। इसमें 2 कैटेगरी रखी गई है। प्राइमरी बेसिस मतलब प्राथमिक आधार रखा गया है कि आप जो सोइल को आइडेंटिफाई करोगे वो उसके गुण के बेसिस पे करोगे, उसकी उत्पत्ति के बेसिस पे नहीं करोगे। और नोमेनकल्चर रहेगा जिसमें सी कैटेगरी रहेगी, उसका ऑर्डर होगा, उसकी सब ऑर्डर होगा, ग्रेड ग्रुप होगा, सब ग्रुप होगा, फैमिली होगी और सीरीज होगी। सीरीज जो है वो सबसे छोटी इकाई है सोइल मृदा के वर्गीकरण की, ठीक है। अब 7 अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पे जो है 12 क्लासेस है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 7 अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पे कितनी है? 12 क्लासेस। 12 यहाँ पर क्लासेस दी गई हैं, टोटल 12 क्लासेस। उसमें से सबसे पहली है कौन सी? इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल्स, ठीक है। इंसेप्टिसोल्स ये क्या है? न्यू एम्ब्रियोनिक सॉइल है। क्या है ये? न्यू एम्ब्रियोनिक सॉइल। न्यू एम्ब्रियोनिक सॉइल का मतलब होता है ये न्यू यंग एम्ब्रियोनिक सॉइल है। यंग एम्ब्रियोनिक सॉइल मतलब ये नई बनी हुई मृदा है, न्यू एम्ब्रियोनिक सॉइल है ये, ठीक है। न्यू एम्ब्रियोनिक सॉइल का मतलब होता है नई अपरिपक्व मृदा, इसको बोल सकते हैं अपन, नई अपरिपक्व मृदा। क्यों न्यू नई अपरिपक्व मृदा का मतलब है कि इसमें फ्यू डायग्नोसिस होरिजन, डायग्नोस्टिक, ठीक है। फ्यू डायग्नोस्टिक होरिजन मतलब यहां पर कुछ संस्तर ही विकसित होते हैं, कुछ संस्तर ही विकसित यहां पर होते हैं। क्लियर है? इसमें कौन सी सॉइल आती है? एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल इसके अंदर आती है। क्लियर है? इंसेप्टिसोल्स के अंदर, ठीक है। नई यंग एम्ब्रियोनिक सॉइल है मतलब नई अपरिपक्व मृदा है। इसमें कुछ संस्तर डेवलप्ड हो जाते हैं, हमने पढ़ा है ए होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन, आर होरिजन और ओ होरिजन। इसमें से कुछ संस्तर जो है यहाँ पर बन जाते हैं लेकिन पूरी तरीके से संस्तर डेवलप नहीं होते हैं इसके अंदर, और इसमें आती है एलुवियल सॉइल। दूसरा आता है एंटीसोल, एंटीसोल्स, ठीक है। एंटीसोल्स, एंटीसोल जो होता है ये न्यूली फॉर्म्ड सॉइल, न्यूली फॉर्म्ड सॉइल, नई विकसित मृदा, नई विकसित मृदा है, ठीक है। पहली चीज। दूसरा इसमें क्या होता है? नो होरिजन। अब नई बनी है तो इसमें कोई होरिजन डेवलप नहीं हुआ है, कोई संस्तर नहीं, कोई संस्तर नहीं, इसमें कोई भी संस्तर नहीं बनता है, ठीक है। नई नई बनी है तो उसमें कोई भी संस्तर नहीं बनेगा क्योंकि सोइल बनने की प्रोसेस जो होती है वो काफी लंबी होती है, 1000 साल तक लग जाते हैं। तो जो संस्तर का डेवलपमेंट है वो भी धीरे धीरे होता है। तो जो नई सोइल बनी है उसमें भी जो होरिजन है वो नहीं बने हैं। तो एंटीसोल्स, इसमें भी क्या आती है? एलुवियल सोइल आती है। अच्छा, इसमें एलुवियल सोइल क्यों आती है बच्चा? तो इसमें आप देखो 2 तरह की होती है, खादर और बांगर।
ठीक है। खादर जो होती है वो नई सोइल होती है, बंगर जो ओल्ड सोइल होती है। तो जो खादर बनती है वो एंटी सोल्स के अंदर आती है, और जो बंगर बनती है वो जिसमें थोड़ा बहुत होरिजन जो है डेवलप्ड हो जाते हैं वो इंसेप्टी सोल्स के अंदर आ जाती है। ठीक है। फिर आता है वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स वर्टिसोल जो है ये रिच इन क्ले, रिच इन क्ले। ठीक है। इसमें मृतिका अधिक होती है। ठीक है, मृतिका अधिक पाई जाती है। फिर इसमें क्या होती है, स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग प्रॉपर्टी, मतलब फूलना और सिकुड़ने की विशेषता इसमें होती है। फूलना एवं सिकुड़ना, फूलना एवं सिकुड़ना प्रॉपर्टीज पाई जाती है। और ये किस में पाई जाती है, ब्लैक सॉइल के अंदर। ठीक है, ब्लैक सॉइल के अंदर ये प्रॉपर्टीज होती है कि पानी अगर दोगे, स्वेलिंग कब होगी, जब वो गीली होगी, वेट, और ये कब श्रिंकिंग कब होगी, जब वो ड्राई हो जाएगी। तो जैसे आप मिट्टी में पानी दोगे तो वो फूल जाएगी, और जैसे वो मिट्टी वापस सूखेगी तो उसमें दरारें पड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक होने की वजह से दरारें पड़ जाती है, ऐसा ब्लैक सॉइल में देखने को मिलता है। और वो उसमें क्ले कंटेंट ज्यादा होता है, और क्ले कंटेंट ऑलमोस्ट 15% से ज्यादा होता है, तभी उसमें प्लास्टिसिटी आती है। ठीक है, तो ये इसको वर्टिसोल के अंदर रखा गया है, ब्लैक सॉइल को। ठीक है, इसमें स्वेलिंग और सिंकिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है। और स्वेलिंग सिंकिंग प्रॉपर्टीज क्यों पाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर होता है मांट मोरिलोनाइट। ठीक है, मैंने पढ़ा चुका हूं, इसके अंदर क्या होता है, मांट मोरिलोनाइट। मांट मोरिलोनाइट में एक्सपेंडिंग की कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड एक्सपेंड हो सकता है। ठीक है, उसकी वजह से इसमें स्वेलिंग सिंकिंग प्रॉपर्टीज होती है। ब्लैक कॉटन सॉइल इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद करते हैं, इसके बाद इसमें आता है हिस्टोसोल। ठीक है, हिस्टोसोल को बोलते हैं, चौथी जो है वो क्या है, हिस्टोसोल। हिस्टोसोल, अब हिस्टोसोल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल, कार्बनिक मृदा। क्या बोलते हैं, कार्बनिक मृदा। क्योंकि इसमें 20% से ज्यादा क्या पाया जाता है, ऑर्गेनिक मैटर। मोर देन 20% ऑर्गेनिक मैटर होता है, इस वजह से इसको ऑर्गेनिक सॉइल इसको बोल देते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है हिस्टोसोल के बाद स्पोडोसोल्स, पांचवी है स्पोडोसोल। अब स्पोडोसोल है बच्चा, ये इंडिया में नहीं पाई जाती पहले। ठीक है, याद रखना, नॉट फाउंड इन इंडिया, इंडिया में नहीं पाई जाती, भारत में नहीं पाई जाती। हिस्टोसोल टाइप की जो मृदा है वो भारत में नहीं पाई जाती। ठीक है, इसको हिस्टोसोल क्यों बोला, ये रिच इन सेक्सो ऑक्साइड। रिच इन क्या होता है, रिच इन, ये रिच इन सेक्सो ऑक्साइड। ठीक है, ये सेक्सो ऑक्साइड रिच सॉइल है, मतलब इसमें सेक्सो ऑक्साइड कंटेंट अधिक पाया जाता है। सेक्सो ऑक्साइड कंटेंट इसमें अधिक होता है। मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा है ए होरिजन और बी होरिजन। ए होरिजन से एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड, जिसको सेक्सो ऑक्साइड कहते हैं, ये लीचिंग के द्वारा नीचे आ जाते हैं। तो नीचे आके जमा हो जाते हैं। तो ये जो सॉइल है वो सेक्सो ऑक्साइड इसमें अधिक पाया जाता है। मतलब क्या होता है कि ए से लीचिंग होके ये नीचे आए हैं, नीचे वाले संस्तर में, तो इसी को बोलते हैं सेक्सो ऑक्साइड। और जिसमें सेक्सो ऑक्साइड ज्यादा पाया जाता है उसको बोलते हैं सेक्सो ऑक्साइड रिच सॉइल, मतलब स्पोडोसोल्स। और ये भारत के अंदर नहीं पाई जाती है। ठीक है, स्पोडोसोल के अंदर इतना ही। उसके बाद आता है ऑक्सीसोल। ऑक्सीसोल जो है बच्चा, ये भी क्या होती है, सेक्सो ऑक्साइड रिच सॉइल है। ये भी क्या है, सेक्सो ऑक्साइड रिच सॉइल है। ठीक है, मतलब इसमें मृदा में सेक्सो ऑक्साइड अधिक पाया जाता है। ठीक है, मात्रा अधिक मिलती है ऑक्सीसोल में। और इसी को क्या बोलते हैं, लेटराइट सॉइल। ठीक है, लेटराइट सॉइल, क्योंकि लेटराइट सॉइल के अंदर क्या होता है, हमने पढ़ा है लेटराइजेशन होता है। लेटराइजेशन में क्या होता है, सिलिका जो है वो लीच आउट हो जाता है। सिलिका जो है वो लीच आउट हो जाता है सेक्सो ऑक्साइड की जगह। तो सिलिका नीचे आ जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, सेक्सो ऑक्साइड बचेगा। जब सेक्सो ऑक्साइड बचेगा तो वो लेटराइट सॉइल होती है। और लेटराइट सॉइल बेस्ट होती है किसके लिए, प्लांटेशन क्रॉप के लिए। ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप के लिए जो है लेटराइट सॉइल बेस्ट होती है। फिर आता है एरिडी सॉइल, जो भी नंबर हो, एरिडी
सॉल्स। एरिडीसोल जो है ये कहाँ पाई जाती है? डिजर्ट में, ठीक है, मरुस्थल में ये मिलती है। क्या होती है? ड्राई सॉइल इन एरिड रीजन, एरिड रीजन, ठीक है, शुष्क क्षेत्र में सूखी मृदा, शुष्क क्षेत्र की सूखी मृदा को एरिडीसोल्स बोलते हैं। ज्यादातर कहाँ मिलेगी आपको? रेगिस्तान के अंदर ये मिलेगी। फिर आता है अल्टीसोल्स। अल्टीसोल जो है इसको बोलते हैं फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है, क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट सॉइल। अल्टीसोल्स को क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट सॉइल बोला जाता है। क्लियर? फिर मोलिसोल्स। मोलिसोल, इसको ग्रासलैंड सॉइल बोलते हैं, ग्रासलैंड सॉइल, ठीक है, ग्रासलैंड सॉइल इसको बोला जाता है। बचा क्या आपका? अल्फीसोल। ठीक है, देखो अल्फीसोल के अंदर क्या है? ये ह्यूमिड और सब ह्यूमिड रीजन में पाई जाती है, ह्यूमिड एवं सब ह्यूमिड रीजन में देखने को मिलती है। आर्द्र और सेम अर्ध आर्द्र, आर्द्र एवं अर्ध आर्द्र क्षेत्र में ये मिलती है। बाकी आपके पास एक मिल जाएगा आपको जेलीसोल्स, और जेलीसोल्स के अलावा एक और है एंडीसोल्स। एंडीसोल्स ये दोनों भारत में नहीं पाई जाती, नॉट फाउंड इन इंडिया, इंडिया के अंदर ये नहीं पाई जाती। कौन सी? जेलीसोल्स और एंडीसोल्स। क्लियर बच्चा? तो ये सॉइल टैक्सोनॉमी हमने डिस्कस किया, क्या क्या चीजें थी वो सारी डिस्कस किया। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट बाई चांस एनी चांस अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हमें इसको पढ़ना है, तो मैंने इसको शॉर्ट में आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।